नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं और वो रोड शो कर रहे हैं। रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी श्री राम जन्मभूमि जाएंगे। वहीं राम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का ये दिव्य संदेश पूरे भारतवर्ष में अदम्य आध्यात्मिक आत्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है। करोड़ों राम भक्तों की आस्था, तपस्या और प्रतीक्षा आज एक नए शिखर पर प्रतिष्ठित होने जा रही है। राम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान नहीं, सकारात्मक रहें। फ्रांस की पोलिंग एजेंसी ओडुक्सा ने पहली बार अनुमान लगाया है कि 30 वर्षीय दक्षिणपंथी नेता जॉर्डन बर्डेला 2027 में होने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत सकते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी उम्मीदवार क्यों ना हो। ओडुक्सा ने 19-20 नवंबर को 1000 लोगों से सवाल पूछे। सर्वे में पाया गया कि अगर आज ही चुनाव हो तो जॉर्डन बर्डेला 35 से 36% वोट लेकर पहले नंबर पर रहेंगे। दूसरे राउंड में वो हर दूसरे उम्मीदवार को हरा देंगे। हालांकि ओडुक्सा ने यह भी कहा कि चुनाव से कई महीने पहले पसंदीदा होना जीत की गारंटी नहीं होता। हाल ही में आए एक अन्य सर्वे में बर्डेला फिलिप के खिलाफ मामूली अंतर से हारते दिखे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ हिस्सों को आतंकी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। सोमवार को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को यह प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस आदेश के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो और खजाना मंत्री स्कॉट बेसेंट को ये जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की कौन कौन सी शाखाओं को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सकता है। साथ ही ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट सूची में डालने की तैयारी भी की जाएगी। अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तालिबान सरकार ने भारत से अपील की है कि वो पुराने जख्म यानी IC-814 हाईजैक की घटना को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली और कंधार के बीच एयर कुरियर सेवा शुरू करने की अनुमति दे। दरअसल इस समय तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच बड़ा टकराव चल रहा है। पाकिस्तान ने सीमा व्यापार लगभग बंद कर दिया है, जिससे अफगानिस्तान में जरूरी सामान की कमी होने लगी है। इसी वजह से तालिबान भारत से मदद चाह रहा है ताकि सस्ती दवाइयां, जरूरी खाद्यान्न और अफगानिस्तान का खराब होने वाला फल सब्जी जैसे पेरिशेबल सामान भारत तक आसानी से पहुंच सके और अफगानिस्तान में सप्लाई जारी रहे। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारत ने अमृतसर को एक अतिरिक्त पॉइंट ऑफ कॉल की अनुमति पहले ही दे दी है, यानी अफगान एयरलाइंस अब काबुल, कंधार से दिल्ली और अमृतसर दोनों के लिए उड़ान भर सकती है। तालिबान शासित अफगानिस्तान ने भारतीय निवेशकों के लिए नए क्षेत्रों में निवेश पर 5 साल की टैक्स छूट की घोषणा की। ये घोषणा अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने की। वो सोमवार को खत्म हुई अपनी 6 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान यहाँ पहुंचे थे। अजीजी ने दिल्ली में अफगान दूतावास द्वारा आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट दी जाएगी। उन्होंने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में गोल्ड माइनिंग, कृषि, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारतीय रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 89.07 पर खुला। सोमवार को रुपया 89.23 पर बंद हुआ था। इससे एक दिन पहले 21 नवंबर को रुपया भारी गिरावट का सामना करते हुए 89.65 के अपने सबसे निचले स्तर तक चला गया था, जो पिछले बंद भाव से 93 पैसे की कमजोरी थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब के स्टेज 3 के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों और निजी संस्थानों में अब केवल 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी प्रशासनिक सचिव और विभागों के मुखिया रोजाना ऑफिस आएंगे, लेकिन उनके विभागों में कुल स्टाफ का 50% से ज्यादा ऑफिस में मौजूद नहीं होगा।
बचे हुए सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति रहेगी। ये निर्णय दिल्ली की हवा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर के ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों की बड़ी संख्या को देखते हुए पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से शिफ्ट होने, चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार करने और सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में एनसीआर के कुल वाहनों का आधे से ज्यादा हिस्सा है, जबकि दिल्ली एनसीआर के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 2.7% हिस्सा है। ये बैठक 24 अक्टूबर को ऐसे समय हुई जब दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण तेजी से बढ़ा और AQI 350 से ज्यादा यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़े डेटा ऑपरेटर जिला कार्यालयों के बाहर से क्यों मंगाए जा रहे हैं? राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है कि क्या ये किसी राजनीतिक दल के इशारे पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक तीखा पत्र लिखकर 2 हालिया फैसलों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कदमों को निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला और किसी राजनीतिक दल के हित में बताया है। ममता ने यह पत्र खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी साझा किया, जिससे यह मुद्दा राज्य से बाहर भी गर्मा गया है। ममता ने सवाल उठाया कि जब जिला कार्यालयों में पहले से ही सक्षम पेशेवर मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर डीईओ खुद कॉन्ट्रैक्ट कर्मी रखने के लिए पूरी तरह सशक्त हैं, तो 1 साल के लिए बाहर की एजेंसी से ये काम कराने की क्या जरूरत है। बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद अब बीजेपी ने अपना पूरा फोकस दूसरे चुनावी राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु की ओर मोड़ दिया है। पार्टी का मानना है कि बिहार में जो रणनीति काम आई वही मॉडल इन राज्यों में भी जीत का रास्ता खोल सकता है। इसी तैयारी के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 26 नवंबर को दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक डिनर पार्टी या डिनर मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में वो उन सभी नेताओं और सांसदों को आमंत्रित कर रहे हैं जो बिहार चुनाव में सक्रिय रूप से जुड़े थे। नड्डा उन चुनिंदा नेताओं को सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने बिहार की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार चुनाव प्रभारी थे और राज्य प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल होंगे। करीब 50 से ज्यादा नेता और सांसद जो बिहार में मैदान में उतरे थे इस बैठक का हिस्सा होंगे। हालांकि पीएम मोदी की उपस्थिति को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने साफ कहा है कि वो तभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर कांग्रेस का हाईकमान ऐसा चाहेगा। ये बयान उस समय आया है जब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की ओर से नेतृत्व बदलाव की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा किया, जिसके बाद राजनीति अचानक गर्म हो गई। इसी के चलते डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक दिल्ली में सक्रिय हैं और हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री पद शिव कुमार को दिया जाए। सिद्धरामैया ने चिक्काबल्लापुर जिले में मीडिया से कहा कि हाईकमान ही फैसला करेगा। अगर वो चाहेंगे कि मैं जारी रहूं तो रहूंगा, और जब पार्टी का हाईकमान फैसला करेगा तब डीके शिव कुमार और मुझे दोनों को वो मानना होगा। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धरामैया पार्टी के लिए एक एसेट यानी बहुत कीमती नेता है और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा कि सिद्धरामैया 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात है तो वो मेरे और पार्टी हाईकमान के बीच की है, हम उसे आपस में ही सुलझा लेंगे, अभी कोई समस्या नहीं। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि विधायकों को दिल्ली जाने से नहीं रोक सकते क्योंकि वो मंत्री बनने की उम्मीद में नेताओं से मिल रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उन्हें अपनी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो के साथ मिलकर अपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय मांगा। डॉक्टर अंगमो की ओर से वकील सर्वम रितम खरे ने कहा कि चूंकि वांगचुक खुद डिटेनी है, इसलिए उन्हें भी कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई और अगली सुनवाई की तारीख 8 दिसंबर 2025 तय कर दी। भारत ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कारण है अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों ने रोका, परेशान किया और अपमानित किया। महिला का नाम प्रेमा थोंगडोक है।
वो लंदन में फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में प्रिंसिपल रेगुलेटरी कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं। 21 नवंबर को वो शंघाई एयरपोर्ट पर पहुंची। चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें 18 घंटे तक रोके रखा, बुरा बर्ताव किया, हंसी उड़ाई और कहा चीन का पासपोर्ट बनवाओ। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताकर मजाक भी किया। इसको भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे अस्वीकार्य और अपमानजनक व्यवहार बताया। भारत ने चीन को बताया कि जब दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार से विश्वास और संवाद दोनों को नुकसान होता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.